अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज हम नावल रीड करने लगे हैं अरमाने दिल, जिसे तहरीर किया है उज़्मा ज़िया ने। तो चलिए अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1, अरमाने दिल। सूरज की किरणें अभी बेदार हुई ही नहीं थी कि उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। जब से वो दोनों मेडिकल में गए थे, अपनी रूटीन की वजह से उसका जीना भी हराम कर देते थे। उसने तकिया उठाया और अपने सर पे रखा ताकि दरवाज़ा खटकने की आवाज़ें उसकी समाज से टकरा ना पाएं। मगर वो दोनों भी हया और शामिर थे। हार मानना उन दोनों ने कभी सीखा नहीं था। जो ही दरवाजे की खटखट ने जोर पकड़ा तो सना ने अपनी दुआ में उठे हाथों को जल्दी से अपने मुंह पे फेर कर दुआ मुकम्मल की। रस्मा को ठीक तरह से कंबल उड़ाकर उसके पास कुशन रखा ताकि वो जाग ना जाए और खुद कमरे से बाहर आई। अरे बस करो, क्या हो गया तुम दोनों को? वो नहीं उठने वाला। सना जो भी लाउंज में आई थी, उसने गर्दन ऊपर उठाते हुए सीढ़ियों पे मौजूद हया और शामिर को देखकर कहा, जो सीढ़ियों पे खड़े उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। आप ही लैपटॉप चाहिए भाई का? ये तो कोई तरीका नहीं। अब हमें ज़रूरत है तो उन्हीं से ही मांगेंगे ना, हया ने बेइंतहा मासूमियत से कहा। तो तुम दोनों का लैपटॉप कहाँ है? उसने अपना ओढ़ा हुआ स्कार्फ ज़रा ढीला करते हुए दोनों को आड़े हाथों लिया। वो चार्जिंग नहीं है उसकी, और चार्जर भी ख़राब हो गया है। शामिर के पास भी उसके हर सवाल का जवाब था, उस सवाल का भी जो उसने भी पूछा ही नहीं था। पक्की बात है ना, उसे तंग करने की कोई नई शरारत तो नहीं तुम लोगों की? उसने शक भरी निगाहों से दोनों को देखा। ओह फापी, क्या हो गया है? आप तो बस उन्हीं से प्यार करती हैं, हम तो जैसे आपके कुछ नहीं लगते। वो दोनों वापस को हो लिए। ऐसी बात नहीं है शामिर, दिन भर काम में बिजी रहता है वो। अब इस वक्त तुम दोनों उसका जीना दोबार कर देते हो, ये तो गलत बात है ना। उसने अपना स्कार्फ खोला और किचन में रस्मा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। हाँ बस यही गलत बात है, हया ने अपने कंधों पे बिखरे हुए बालों को पीछे करते हुए जरा बुरा सा मुंह बनाकर कहा। शामिर ने भी उसकी बात पे इस बात में गर्दन हिलाई। दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लाउंज में आए और वहां मौजूद डाइनिंग टेबल पे मुंह बसोर कर बैठ गए। अरे क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम दोनों का? हसन साहब कुरान पाक हाथ में लिए उन दोनों की जानिब आए। पापा लैपटॉप चाहिए था, शामिर ने रोने वाले अंदाज में कहा। तो तुम दोनों ने फिर से चार्जर खराब कर दिया? उनका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनसे नजरें चुराने लगे। तहजान, इसने ख़राब किया है। मैंने चार्जिंग पे लगाने के लिए इससे मांगा तो इसने चार्जर मेरी तरफ फेंक दिया। ये देखें मेरी बाजू। उसने अपनी बाजू ने दिखाई जो नीम सुर्ख दिखाई दे रही थी। चार्जर मेरी बाजू को लगकर ज़मीन पे गिर गया। वो मजीद बोली तो हसन साहब ने शामिर को खूब आंखें दिखाई, जो हया को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। पापा, वो मैं उनके चेहरे के बदलते जाविये को के पेश नज़र वो बौखला सा गया। शामिर, तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? इससे पहले कि वो इसे मजीद डांट पिलाते, सना किचन से कप में शहद पानी लिए आई। पापा दोनों एक जैसे ही हैं, किसी एक भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं, इनका तो रोज़ का ही काम है। उसने कप उनकी तरफ उनके सामने रखा। शामिर ने सना की तरफ देखते हुए शुक्र का कलमा पढ़ा। उन्होंने कुरान पाक खोला और उसे पढ़ने लगे। दोनों समझ गए थे कि उन्हें इन दोनों के मसले में अब कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही। चलो बस उठो, अब यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी पकड़ो, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। उसने मैंने खेज अंदाज में दोनों को घूरा। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, दोनों ने जाते जाते या कलेजा होकर कहा। जवाबन उन्होंने दोनों को नहायत शफीक और नरम अंदाज में देखा और मुस्कुराते हुए दोबारा कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वो अपने पेट में आग ही बा रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। उनका रोज़ाना का सबक चाहिए कुछ भी होता, लेकिन वो हर सुबह इस आयत को ज़रूर पढ़ते। एक यही आयत थी जो उन्हें यतीमों पे शफकत का सबक देती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी उसकी खिलाफ वर्जी की थी। वो इस आयत को बस इसलिए पढ़ा करते थे कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे। जब जब वो ये आयत पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। सना ने उन्हें बगौर देखा जो टिशू की मदद से अपने आंसू साफ कर रहे थे और साथ साथ कुरान पढ़ रहे थे। कभी वो इस आयत की अरबी पढ़ते तो कभी उस आयत का तर्जमा। वो कुछ देर के लिए उनके पास आकर बैठ गई। चचा जान को याद कर रहे हैं, वो इनके कंधे पर सर रख कर बोली। उन्होंने कुरान पाक को चूमा और उसे गुलाब में लपेटते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं भी मामा जान को बहुत मिस करती हूँ पापा। उसकी आंखें भर आईं तो उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से उसकी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। यही रीत है बेटी, निज़ाम फितरत को भला हम कहाँ बदल सकते हैं। जिसका जब वक्त लिखा हो उसे जानना ही पड़ता है। वो तंबीही अंदाज में बोले, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन पापा, मुझे डर लग रहा है कहीं उनके साथ मेरे हाथों कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। उन्होंने नीम अंदाज में उसे मुस्कुरा कर देखा। जिस खौफ में वो मुब्तला थे, इसी खौफ में वो मुब्तला थी। जिस रब ने हमें ये फ़र्ज़ सौंपा है, वही हमें इस फ़र्ज़ को निभाने की तौफीक भी देगा।
जौबन उसने इस बात में सर हिलाते हुए इंशाल्लाह कहा और उनके पास से उठ गई। आज जॉगिंग के लिए नहीं जाएंगे? उसने घड़ी पे नज़र डाल के कहा। नहीं इंशाल्लाह, कल से मैं शामिर को लेकर जाऊंगा। बहुत मोटा होता जा रहा है ये। उनकी बात सुनकर उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ठीक कह रहे हैं आप, चलें आप तैयार हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। घड़ी पे तकरीबन 7:30 का वक्त हो रहा था। घर का तकरीबन हर फर्द ही जाग रहा था सिवाय अरमान के। वो रात गए तक काम करता रहता और सुबह ना उठने का साफ और सीधा बहाना भी ये होता कि रात को काम करता रहा हूँ सो आँख नहीं खुली। दूसरी तरफ हस्बे मामूल दोनों की वजह से उसकी नींद तकरीबन ज़ायल हो चुकी थी। उसे रह रहकर हया और शामिर पे गुस्सा आ रहा था। अल्लाह जाने कब इन दोनों को सुकून आएगा, मेरी नींद के दुश्मन है। उसने तकिया एक तरफ फेंका और बेड से बड़बड़ाते हुए उठा। उसने मोबाइल हाथ में लिया जिस पे 8 बज रहे थे। नींद अभी भी उसकी आंखों में समाई हुई थी, आंखें अभी भी बंद हो रही थी और तबीयत मजीद सोने के लिए मचल रही थी। मगर जब एक मरतबा नींद में मुखल आ जाए तो कहाँ फिर पहले वाला सुकून रहता है। कुछ सोचते हुए उसने पहली कॉल ही उसे लगाई जो इसका जिगरी यार था। कॉल पहली बेल पे ही उठाई गई। मालूम होता था जैसे वो मोबाइल पकड़े उसी की कॉल के इंतज़ार में था। जहे नसीब, आप इतनी सुबह सुबह जागे? उसकी आवाज़ में शरारत थी। अब सुबह सुबह तुम्हारी बकवास सुनना बाकी है। कहाँ हो तुम इस वक्त? उसने उसे झाड़ पिलाई मगर उस पर फिर भी इससे ना हुआ। मुझे सुबह की पहली कॉल का शर्फ बख्शने के लिए शुक्रिया। खिलाफे तो का उससे जवाब वो ना मिला जो सवाल पूछा गया। तैयार हो, आ रहा हूँ मैं, उसने मुंह बनाकर कहा और फ़ोन रखते हुए खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। वो फ्रेश हुआ, वो ऑफिस के लिए तैयारी पकड़ी और नीचे आया। वो नीले रंग के 3 पीस में खासा डैशिंग लग रहा था। उसने सर पे हाथ फेरा और अपने माथे पे गिरे बालों को पीछे किया। उसका वजीह कद और दिलकश अंदाज की वजह से तकरीबन आधे शहर की लड़कियां उस पर दिल हार बैठी थी, लेकिन उसके लिए ये प्यार और मोहब्बत सब बेकार लोगों के काम के करने के काम थे। तुम उठ गए? वो किचन में आया तो सना ने कदरे हैरानगी से इस्तफसार किया। जाहिर है 2 अदद फौजी मुझे जगाने के लिए हरदम तैयार जो रहते हैं। कहाँ सो सकता हूँ? उसने चाय का कप उठाया जिसे उसने अभी भरा था। उसे एक घूंट भरा। बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। वो इसके सामने आ खड़ी हुई तो वो होले से मुस्कुराया। कोई काम है आपकी? वो मैनी खेज अंदाज में बोला। शरारत बड़ी मुस्कुराहट वाज़ आती। उसने उसके बाजू पे रख कर थप्पड़ मारा। शर्म करो, बहन की तारीफ तुम्हें मतलबी लग रही है। मुझे हया और शामिर जैसा समझते हो? वो अफसरदगी से बोली। हैंडसम लगना मतलब मैं तो हैंडसम ही हूँ। रही बात इन दोनों की तो रह नहीं दे इन्हें। दोनों ने शायद मुझे बेसुकून करने की कसम खाई है। उसने चाय के कप को दोबारा मुँह लगाया और एक घूंट भरा। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। दोनों को लैपटॉप चाहिए था तुम्हारा? उफ, समझा दीजिए दोनों को। दुनिया के सारे लैपटॉप भी नापैद हो जाएं फिर भी अरमान का लैपटॉप दोनों को नहीं मिल सकता। उसने अपनी राह ली। अरे कहाँ चले? नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता तो करके जाओ। वो जाता जाता रुका और पलट कर बोला नहीं आपकी काम है, ज़रा शकील की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा, पापा को बता दीजिएगा। उसने बादाम वाले डब्बे से बादाम निकाले और एक मुट्ठी भरते ही वहाँ से निकल गया। हस्बे मामूल वो अपनी छत पर परिंदों को बाजरा डालने में मसरूफ़ थी। सुबह सवेरे का ये वक्त और सूरज की चंद किरणें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी, जिसके बायस उसकी आंखें बंद हो रही थी। न जाने कितनी सुबह उसने यूं ही तन्हा इन परिंदों के साथ गुजार दी थी, मगर पुरसुकून। और ये लम्हा उसकी ज़िंदगी का दिलकश लम्हा था। नीम ठंडी हवा उसे अपने चेहरे पे महसूस हुई तो वो नीम अंदाज में मुस्कुरा दी। काले स्याह बालों ने उसकी कमर को पूरी तरह ढांप रखा था। कंधे पे बिखरे बाल हवा से उसकी आंखों में पड़ रहे थे, जिन्हें बार बार पीछे करती हुई वो अच्छी लग रही थी। उसने छत पे मौजूद नल को खोला और पानी का प्याला भरते ही परिंदों के पिंजरे में रखा। कितना सुकून देता है ना ये लम्हा, वो ज़ेरे लब बोली। उसने हाथ में अपनी नीली चिड़िया को लिया और उसका सर प्यार से सहलाने लगी। उसने उसकी टांग को भगोड़ देखा जिस पे मरहम लगा हुआ था। मुझे उम्मीद है तुम अब ठीक हो गई होगी। गुड़िया को मैंने खूब डांटा है और हाँ, उसे मैंने कह दिया है कि अब से वो तुम लोगों को खाना देने नहीं आएगी। उसने उसकी टांग का बगौर मुआयना किया और इसे पिंजरे में रख दिया। गुज़िश्ता रोज़ गुड़िया के हाथों से पिंजरे का दरवाज़ा बंद करते हुए नीली चिड़िया की टांग पिंजरे के दरवाजे में आ गई थी। चिड़िया का इतना खून नहीं बहा था जितने उसने आंसू बहा दिए थे। वो अपनी ही अलग दुनिया में महव थी। वो अपनी ही अलग दुनिया में महव थी। उसकी सोच का इन्हमाक किचन से आने वाली सुरैया की आवाज़ पे टूटा, जो साफ और वाज़े तौर पे उसके कानों में पड़ी। कहाँ गई अब ये नवाबजादी? वो खूब बावेला मचा रही थी। उसने आंखें चिपकाई और फ़ौरन से नीचे का रुख किया। अम्मी अम्मी आहिस्ता बोलें, सबा ने उसे अशारतन कहा, मगर उसे भला कहाँ किसी की परवाह थी। क्यों आहिस्ता बोलूँ मैं? आखिर मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये छत पे सुबह सुबह क्या करने निकल जाती है। उसने अंडों की भरी टोकरी फ्रिज से निकाली और फ्राई पैन को चूल्हे पर रखते हुए उसमें तेल डाला। अम्मी हद करती हैं आप भी, आप जानती तो हैं कि वो रोज़ाना परिंदों को बाजरा डालने जाती है। सबा ने पराठा तवे पे डाला। लाइए मैं फ्राई कर देती हूँ।
उसका इतना कहना ही था कि उसने हाथ में पड़ा चम्मच एक साइड पे रखा और चूल्हे की आंच मदम करते हुए खुद किचन से बाहर आ गई। जो ही वो बाहर आई तो उसका ध्यान उसमें पड़ा जो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। उसे कुछ सुनाने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि उसे वॉश बेसन पे आबिद साहब की खनकार की आवाज़ सुनाई दी। उसके मुंह के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। उसने हकारत अमेज़ नज़रों से उसे देखा और नाश्ते की मेज़ पे चीज़ें सेट करने लगी। उसकी आंखों को अब सरैया की हकारत भरी नज़रें सहने की आदत हो गई थी। सो उसने अपना सांस बेहाल किया और सीढ़ियाँ उतरते ही अपने बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए किचन में दाखिल हो गई। लाइए मैं कुछ हेल्प करा दूँ आपकी। वो उसके करीब जा खड़ी हुई। सॉरी सबा, परिंदों के साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तुम मम्मी की किसी भी बात को दिल पे ना लिया करो, सबा ने मुस्कुराते हुए साफ दिली से कहा। नहीं लाए ना आप, उसने तकरार की। एक तो तुम मुस्कान सुनती नहीं हो किसी की। वो चाय कपों में डालते हुए मुस्कुराई। जब पता है तो आप सुन लिया करें ना। वो अंडों को पैन में फ्राई करते हुए ज़रा मज़ाहिया अंदाज में बोली। और बताओ तुम्हारी नीली चिड़िया की टांग कैसी है अब? हाँ ठीक है, काफ़ी चुप चुप है वो अफसरदगी से बोली। हाँ मुस्कान, कुछ दिन तो उसे ठीक होने में लगेंगे ही, उसने तसल्ली मेज़ लेजे में कहा। सबा ये गुड़िया कहाँ है? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। यहीं कहीं होगी, तुमसे नज़रें बचा रही होगी। वो मैंने खेज़ अंदाज में हंसी। हाँ कल काफ़ी डांट पड़ी थी उसे मुझसे। वो गुज़श्ता रोज़ वाला मंजर जहन में लाते हुए हंसी। जानती तो है नीली चिड़िया का पाँव कितना ज़ख्मी हो गया था? हाँ जानती हूँ, नीली चिड़िया में तो तुम्हारी जान बसती है, वो ज़रा मोहब्बत से बोली थी। जी लेकिन सबा इसमें इसका कसूर था भी और नहीं भी, बस बेध्यानी से पिंजरे का दरवाज़ा बंद करते हुए ऐसा हो गया। उसने उसकी हिमायत की तो वो उसके लिए मोहब्बत देकर मुस्कुरा दी। उसने ट्रे में चाय के कप बिलतरतीब रखे और हॉट पॉट में पराठे प्लेट से उठाकर रुमाल में लपेटे। अच्छा ये ले जाओ। सबा ने उसे चाय की ट्रे थमाई। मैं पराठे और अंडे लेकर आती हूँ। उसके फ्राई शुदा अंडों पे नमक और काली मिर्च का छिड़काव करते हुए वो बोली। जी। उसने ट्रे को पकड़ा और बाहर मौजूद हुई। घर के सहन में नाश्ते की मेज़ पे घर के तमाम अफराद नाश्ते के इंतज़ार में थे। बेटी आज तो तुम्हारा रिजल्ट आना था ना? उसे देखते ही दादी ने सवाल किया। जी दादी। उसने चाय की ट्रे मेज़ पे रख दी। भाई सबा, सुरैया ने एक नज़र मुस्कान को देखा और फिर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। पराठे अंडे ले भी आओ। जी लाई। किचन से आवाज़ लगाते ही सबा जल्दी से बाहर आई। आप ही कब आ रहा है रिजल्ट? गुड़िया जो इससे छोटी थी उसे जवाब तलब करते हुए मुस्कुराई। पता नहीं, वो परेशान होते हुए बोली। हाँ सरमत भाई से पूछती हूँ। वो उठी। अरे बैठो आराम से, नाश्ता तो कर लो। दादाजी ने उसे रोका। मुझे पता है मेरी पोती नंबर 1 ही होगी। उन्होंने उसे तसल्ली देते ही उसके सर पे हाथ फेरा तो वो खुश होकर मुस्कुरा दी। वाह बड़ा प्यार आ रहा है दादाजी को अपनी पोती पे। आबिद साहब ने तौलिए से हाथ साफ की और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी बात सुनकर दादाजी ने कहका लगाकर हंसते हुए चाय का कप मुंह को लगाया। और बताओ तुम्हारी चिड़िया कैसी है अब? जी बाबा ठीक है। उसने गुड़िया की तरफ देखा जो उदासी से उसकी तरफ देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। उसने ज़रा जोर देकर कहा तो गुड़िया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अच्छा आप फिर रिजल्ट पता करें प्लीज़, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। देखना आप ही नंबर 1 होंगी। नंबर 1 तो होगी ही। सुरैया ने नाक करते हुए मुंह बसोरा। आखिर मैंने ही इतना खर्चा किया है इसकी पढ़ाई पर। वो बड़े गुरूर से बोली। तुमने खर्चा किया है? आबिद साहब पराठे कनवाला तोड़ते तोड़ते रह गए और बाकी सब इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से शशते रह गए। हाँ इसमें कोई शक है? क्यों अम्मा अब्बा आप ही बताएं। दादा और दादी से दाद वसूल करने की आस लगाए वो इनसे मुखातिब हुई तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मुंह में मौजूद लुकमा व मुश्किल ही वो खलक से नीचे उतार पाई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलते मुस्कान के चेहरे पे आई मुस्कुराहट को गायब होता देखकर आबिद साहब को ही बोलना पड़ा। बस करो सुरैया बस करो। एक तो आप गुड़िया के अब्बा, हमेशा मुझे ही गलत समझा आपने। वो हंसपे मामूल शातराना चाल चलते हुए झूठे आंसुओं का सहारा लेते हुए बोली। अच्छा बस बस, पता है मुझे तुम्हारा। उन्होंने बात को ख़त्म किया और चाय पीने लगे। जाओ। कुछ देर तवक्कुफ के बाद वो इससे मुखातिब हुए। मुस्कान बेटी सरमत को फ़ोन करके पूछो रिजल्ट का। जी। उसने एक नज़र अपने बाप पे डाली और फिर बाकी सब घर वालों की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। वो तो वहाँ से चली गई लेकिन अब वहाँ सख्ती गुड़िया की आ गई थी। ये तुम्हारे बाल माथे पे क्या कर रहे हैं? इन्हें पीछे करो माथे से। उसने सख्त नागवारी का मुजाहरा किया। अम्मी क्या है? मुस्कान आप ही चली गई तो अब मेरी सख्ती आ गई है। अच्छा तो लगता है ये हेयर स्टाइल मुझे। उसने अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहा। इसके माथे पे कटे स्या बाल और आंखों में लगा गहरा काला काजल उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा था। करीब था कि वो रोई पड़ती अगर आबिद साहब ना बोलते। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी गुड़िया जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल बनाए। अभी अपने घर में है, अभी से रोक टोक अच्छी बात नहीं। घर से बाहर तो दुपट्टा लेकर ही जाती है ना। तो मसला क्या है तुम्हें? उन्होंने उसे खूब आड़े हाथों लिया तो वो मुंह बसोरती ही रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, घर से बाहर मजाल है ये बाल आगे करके जाए। मैं खास ध्यान रखती हूँ इसका।
सबा की हिमायत पे वो खुशी से मुस्कुराई। उसने अपनी माँ को बकौर देखा जो तकरीबन जहल भून गई थी। अम्मी चिल करें, आप ही बताइए, मैं ऐसी बारबी डॉल नहीं लगती क्या? मैं ऐसे बारबी डॉल नहीं लगती क्या? उसकी बात सुनकर दादा दादी खिलखिलाकर हंसने लगे। मेरी शहजादी हो तुम, वो अपनी जगह से उठे और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले लगता है अम्मी की चाय में सबा आपी ने चीनी नहीं डाली। उसकी तरफ से एक और शगुफा छोड़ा गया जिसपे सभी का कहका बुलंद हुआ। सबा उसे इशारतन मुंह पे उंगली रखते हुए खामोश रहने का सबा ने उसे इशारतन मुंह पे उंगली रखते हुए खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो भी गुड़िया थी, आखिर कहाँ चुप रहने वाली थी। अभी हम कितने हंसमुख हैं, और हमारी अम्मी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती उसे सुरैया की खून आलूद निगाहें अपने चेहरे पे वाज़े हुई तो वो बोलते बोलते रुकी। आबिद बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, ये आप ही की ढील का नतीजा है ये। जवाबन उन्होंने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो गुड़िया की तरफ मैंने खेज अंदाज में देखकर मुस्कुराए और सहन के दूसरे तरफ पे मौजूद अपने काम में मसरूफ हो गए, जहाँ सुई धागा और नाहित खूबसूरत मोती पड़े हुए थे। रस्मा भी थोड़ा सा और सना ज़बरदस्ती उसे कांटे की मदद से अंडे के टुकड़े खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थी कि नाश्ता ना करने से आ रही। मम्मा बस। वो नाश्ते से जान छुड़ाने की घर से जल्दी से कुर्सी पर से उठी और इसे बाय बाय करके जवाद के साथ जाने लगी तो सना ने उसे फिर से पुकारा, रस्मा बेबी टिफ़िन तो ले लो। बाबा मुझे लेज़ और बिस्किट खाने हैं। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, सब ले दूंगा मैं अपनी बेटी को, लेकिन टिफ़िन भी तो ज़रूरी है ना। आपके जवाब ने मुस्कुराते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। चारों नाचार उसे वापस जाकर अपनी माँ से टिफ़िन पकड़ना ही पड़ा। बस गंदी चीज़ें खानी है इसने। जवाद ने उसे इशारतन मजीद बोलने से मना किया और उसे पूरा यकीन दिलाया कि वो रस्मा को ऐसा कुछ भी नहीं लेकर देगा, जिस पर वो जवाद को देखकर ज़रा आहिस्तगी से मुस्कुराई। जवाद ही वो वाहिद शख्स था जिसकी हर बात नर्सरी जमात में पढ़ने वाली रस्मा पूरे दिल से मान लेती थी। पापा की जान आ जाओ। उसने उसे बुलाया तो वो तेज़ी से उसकी तरफ भागी और उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली गई रस्मा। हसन साहब ने सीढ़ियाँ उतरते हुए सना से सवालिया अंदाज में पूछा। जी पापा, बहुत तंग करने लगी है ये। वो थके थके अंदाज में बोली और किचन की तरफ बढ़ी। हाँ, तुम भी जब इस उम्र में थी ना तो बहुत सताया करती थी हमें। वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अखबार को उठाकर पढ़ने लगे। बस करें पापा, वो कहकर लगाकर हंसते हुए किचन से बाहर आई और फ्राई किए हुए अंडों की प्लेट को मेज़ पे रखते हुए मजीद बोली। मैं कम अज़ कम। वो हंसते हुए ज़रा रुक कर बात करने लगी, इतना तंग नहीं करती होंगी, सोच है तुम्हारी। वो हंसते हुए ब्रेड को जैम लगाने के बाद गिलास में जूस डालने लगे। लेकिन एक बात तो है, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा। अपनी माँ के जाने के बाद अपने भाइयों को माँ बनकर पाला है। उनकी बात सुनकर वो थोड़ी आपदीदा हुई। उनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। जी पापा, जब वक्त पड़ता है तो धीरे धीरे इंसान सब सीख ही जाता है। वो गहरी संजीदगी लिए बोली। हाँ, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। वो रश्किया अंदाज में मुस्कुराए। मैं जानता था इस बार भी बहुत अच्छे नंबर लिए होंगे तुमने। दादाजी उसके सर पे हाथ रखते हुए मुस्कुरा दिए। ये सब आपकी दुआओं से ही तो है। वो मुस्कुराते हुए उनके गले जा लगी। वाह आपी, 3.84 GPA, कमाल हो गया ये तो। गुड़िया ऊंचा ऊंचा बोलती हुई उसके करीब आकर खड़ी होगी जहाँ वो दादा जान के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। माशाल्लाह। दादी भी मुस्कान की जानी मुतवज्जा हुई। मेरी बच्ची। उन्होंने उसका माथा चूमते हुए उसे गले लगाया। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे, आमीन आमीन। आबिद साहब खुशी की खबर सुनते हुए धागे में मोती परोते हुए उठ खड़े हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश। खुशी के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई। चलो आज तो दावत होनी चाहिए घर पे, दादाजी हंसते हुए बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबा ने हंसते हुए दादाजी की तरफ देखकर जवाब दिया और फिर मुस्कान को रश्किया निगाहों से देखने लगी। सबा और गुड़िया ने बारी बारी अपनी बहन को गले लगाया और उसकी कामयाबी पे दिल खोल कर मुबारकबाद दी। अरे क्या बात है। वो शोर सुनते हुए बाहर आई। दाल को चुनते हुए सुरैया ने एक नज़र इन सब पर डाली जो काफ़ी हद तक तसर्रुफ से मुस्कुरा रहे थे, और दूसरी नज़र मुस्कान पर डाली जिसका चेहरा भी सभी की तरह खुशी से चमक रहा था। अम्मी आप ही पास हो गई हैं, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। गुड़िया खुशी से इतला देते हुए आगे बढ़ी। लाएं मैं कर देती हूँ। उसने उसके हाथ से दाल का बर्तन पकड़ा और उसे चुनने में मसरूफ़ हो गई। अच्छा। वो हैरानगी से उन सब की तरफ देखने लगी। मुबारक हो भाई। बुरा सा मुँह बनाते हुए आखिर उसके मुँह से मुबारकबाद के अल्फाज मुश्किल निकले। मुस्कान की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो फराख दिली से मुस्कुराए जा रही थी, जबकि सुरैया तो बस उसे बराबर घूरे जा रही थी। अम्मी आज आप ही के रिजल्ट की खुशी में हमें क्या दाल खिलाएंगी? पुलाव या निहारी बना ले। गुड़िया दाल चुनते हुए बोली तो उसने उसे खूब घूरा। इससे पहले कि वो उसकी खूब क्लास लेती, सबा फौरन बोली, सरप्राइज़ है मुस्कान के लिए, तुम सरप्राइज़ ख़राब ना करो, समझी। उसकी बात पे गुड़िया ने कदर गौर से सबा को देखा। सबा ने इशारतन उसे कुछ समझाया तो उसने मजीद बहस ना की। चलो फिर आज पार्लर चलते हैं, क्या कहती हैं? थोड़ा मेकओवर ही करवा लें प्लीज़। इसकी बात सुनकर सबा और मुस्कान ने आंखें फाड़कर उसे देखा तो उसने अपना लाउड स्पीकर हल्का किया। वो मैं कह रही थी कि आप ही अगर बाल थोड़े छोटे करवा लें, क्लिनजिंग करवा लें तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। उसने उसकी तवज्जो सुरैया की तरफ करवाई जो इन तीनों की होने वाली खुसर पुसर को अपना सर आगे की जाने बढ़ाते हुए सुनने की कोशिश में थी।
ये तो बस ऐसे ही सबा ने बात का रुख बदला तो उसने भी अपनी राह ली और इन तीनों के सामने से हट गई। मुझे मेरा कोट तो ला दो बेटी। हसन साहब नाश्ते से फारिग होकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जी ये लीजिए। सना 1 सेकंड में ही कोट ले आई। हसन साहब हाथ पे घड़ी बांधने के बाद कोट पकड़कर पहनने लगे। ये अरमान नहीं उठा अभी तक? उठ गया है, वो मुस्कुराते हुए बोली। 2 अदद फौजें हैं ना उसे जगाने के लिए। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। हो सकता है आज मुझे कोर्ट जाना पड़े, अभी मैसेज आया, वकला का ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है, इनवाइट किया है उन्होंने मुझे। उन्होंने उसे आगाह किया। आप रिटायर्ड तो हो गए हैं मगर जान नहीं छोड़ते वो लोग आपकी। वो हंसी। बेटी ये तो मोहब्बत है उन सब की। सना उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बुलाओ इस लड़के को, कहाँ रह गया? उन्होंने अरमान के मुतालिक फिर से दरियाफ्त किया। कह रहा था कि वो तो कब का जा चुका है। कह रहा था कि आपको बता दूं शकील की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। वो इसे खुदा हाफिज कहते हुए ऑफिस के लिए चले गए। खिड़की से छन कर आती धूप आधे कमरे को रोशन कर गई थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पे पड़ी तो उसने खिड़की पे लगे पर्दे को बराबर किया और बेड पे धुले हुए खुश्क कपड़ों को तय करने लगी। अभी वो कपड़े तय लगाई रही थी कि अचानक सुरैया की आमद पर परेशान हो गई। वो उसके पास कम ही आया करती थी और जब भी आती थी उसका मूड खराब किरकिरा कर दिया करती थी। अम्मी आप यहाँ? उसने कपड़े एक साइड पे रखे और ज़रा रुक रुक कर बोली। हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? वो शतराना मुस्कुराहट देते हुए सवारिया बोली। नहीं, वो तेज़ी से बोली। नहीं ऐसा कब कहा मैंने? इसकी समझ से उसका ऐसा रवैया बाहर था। उसने फ़ौरन से तयशुदा कपड़ों को एक तरफ किया और उसे बैठने के लिए जगह दी। अच्छा सुरैया बेड पे बैठी। वो बेटी मुस्कान उनके अल्फाज पर वो एक लम्हे के लिए चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखते हुए वो बोली। वो बस ऐसे ही अम्मी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के किनारों को रगड़ कर साफ किया। आप कहिए क्या कह रही थी आप? वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ देखो मुस्कान बेटी, तुम तो जानती हो ना घर का निज़ाम पर मुश्किल ही चल रहा है। वो इसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। तो बेटी, वो गला साफ करते हुए बोली, मेरा मतलब है देखो ना तुम्हारी तालीम पे बेदरेक पैसा लगा दिया मैंने। अब की बार मुस्कान के चेहरे पे अफसरदगी सी फैल गई थी। अम्मी मैं समझी नहीं। उसने बात को समझने की कोशिश करते हुए बात को वजाहत से पूछना चाहा। बेटी अब सबा की शादी के खर्चे इतने हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता कैसे हो पाएगा सब। हवेली के क्वार्टरों से जितना किराया आता है वो तो ऐसे ख़त्म होता है जैसे कभी हाथ में आया ही ना हो। वो खुद को मजलूम साबित करते हुए एक लंबी तफसील उसे बताने लगी मगर मुस्कान अब भी समझ नहीं पाई कि वो उसे ये क्यों बता रही हैं। तो वो रुकी और कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद फिर से बोली, अगर तुम, मेरा मतलब है, वो खलक साफ करते हुए बात को वाज़ेह तौर पर करने लगी, मेरा मतलब है अगर तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मुस्कान उसकी बात पे चौंक उठी थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा कभी भी उसे नौकरी की इजाज़त नहीं देंगे। मगर अम्मी बाबा देखो बेटी, वो इसकी बात को काटते हुए उसे बड़े प्यार से समझाने लगी, तुम्हारे बाबा के पास नौकरी तो कोई है नहीं। अब इस पेंशन से भला कैसे मैं इतना करूं? और ये हारून का काम तो ना होने के बराबर है। दिन का 200 रुपया भला क्या बनाता है? अब इस मुश्किल वक्त में तुम साथ दोगी तो ही कुछ हो पाएगा, 4 पैसे आ जाएंगे हाथ। वो बात करते हुए अश्क बार हुई। अच्छा अम्मी आप रोइए नहीं, मैं बाबा से बात करती हूँ। वो इसको दिलासा देते हुए बोली तो उसने अपने आंसुओं को साफ किया। हाँ लेकिन मेरा नाम मत लेना बेटी, तुम्हें पता तो है उनका। वो उसे नसीहत अमेज़ लहजे में कहते हुए मुस्कुराई और फिर उसके सर पे हाथ फेरते हुए दुआ देने लगी। जीती रहो। उसने उसे दवाइया कलमात से नवाजा और वहाँ से चली गई। शकील तुम नहीं सुधरोगे। वो हंसते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तुम सुधरे हुए हो ना, यही काफ़ी है। वो उसकी तरफ देखकर बोला और साथ साथ मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा था। वैसे इतनी जल्दी उठने की वजह जान सकता हूँ? हाँ वही। वो सामने सड़क पर नजरें जमाए हुए था। ओह समझ गया, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शायद तुम्हें प्राइवेसी नसीब हो जाए। वो तज़हीकी अंदाज में मुस्कुराया तो अरमान ने उसे कहा जाने वाले लफ्ज़ों से घूरा और नीम अंदाज में मुस्कुराया। मुझे छोड़ो, तुम अपनी हसीनाओं से बचकर रहना, ये ना हो सब मिलकर किसी दिन तुम्हारे दुर्गत बना दें। उसने भी उसी के अंदाज में कहा। ओह चैलेंज? शकील उसकी बात सुनकर हंसा। नहीं बाबा, ने जाने कितने ऐसे चैलेंज हार चुके हो तुम। अरमान ने उसे मुस्कुराते हुए तंजिया तौर पर जवाब दिया। हाय यार, वो दिल पे हाथ रखते हुए कहका लगाकर हंसा। दिल नहीं लगता ना मेरा इन हसीनाओं के बगैर। उसने एक और कहका लगाते हुए दिल पे हाथ रखा। उसकी दिल पे तबीयत को देखकर अरमान ने उसे मुंह बंद रखने का इशारतन कहा। बकवास नहीं करो अरमान यार, तुम भी ना। लो देखो आ गया तुम्हारी भाभी का फ़ोन। वो शरारती अंदाज में बोला। न जाने कितनी भाभियाँ होंगी मेरी। उसने तंजिया मुस्कुराहट देते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड तो आहिस्ता कर यार, उसने ज़ोर देकर कहा। तेरी भाभी का फ़ोन है, मेरी का नहीं। वेरी फ़नी, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, असराफ से पहले पहुंचना है मुझे। और तुम्हें क्या मसला है? बात करो ना इस नाजिया शाजिया से। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, तभी अरमान ने उसकी तवज्जो फ़ोन की तरफ दिलाई। अच्छा चुप चुप। उसने खामोश रहने के लिए उसे इशारा किया और फिर फ़ोन रिसीव किया।
हेलो माय डियर नाजिया, कैसी हो? उसे ऐसे मोहब्बत का ड्रामा करते हुए देखकर अरमान ज़िद होकर रह गया और उसे देखकर मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगा। दूसरी तरफ नाजिया जो कॉल पे थी, उसने उसे यकीन दहानी करवाई कि वो शाजिया है, लेकिन ये नाजिया कौन है? तो वो बुखला कर रह गया। हाँ, शाजिया ही कहा है। नाजिया कौन है भाई? क्या हो गया है तुम्हें? सो रही हो क्या इस वक्त भी? उसने बात का रुख ही बदल दिया। ये सुनकर अरमान मजीद खिलखिलाकर हंसा। बेटा पिटेगा तू ये नाजिया शाजिया के चक्कर में, वो धीमी आवाज़ में बोला। उसने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर से शाजिया के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गया। उसने कपड़ों को बिलतरतीब अलमारी में जोड़ा और अपना फ़ोन हाथ में लगाते ही उसे फ़ोन मिलाया। वो जब जब परेशान होती थी जोया या सरमत दोनों में से किसी एक से ज़रूर शेयर करती थी। उसने जोया को फ़ोन लगाया, मगर उसकी तरफ से उसे खासी मसरूफियत का लफ्ज़ सुनने को मिला, क्योंकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का सेशन जो शुरू हो चुका था। उसने उसे अखबार में आने वाली जॉब की इश्तिहार के बारे में बताया कि वो कहा कि वहाँ जाकर पता करे। मैं वहाँ अकेली जाकर कैसे पता करूँ? वो अपने नाखूनों को दूसरे हाथ में मौजूद फाइल से तराशते हुए खुद से गोया हुई। आकर कुछ समझते हुए उसने दोबारा मोबाइल पकड़ा। अब के उसने सरमत को फ़ोन लगाया। सरमत भाई कहाँ हैं आप? वो फ़ोन को बाएं कान से लगाते हुए बोली। मैं लाहौर। वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। लाहौर? वो परेशानी से दरियाफ्त करते हुए बोली, मगर इस तरह अचानक? हाँ, 6 महीने के लिए इधर ट्रेनिंग पर हूँ। कंप्यूटर की रोशनी उसकी आंखें तकरीबन चंद आ चुकी थी। उसने अपनी ऐनक को दुरुस्त किया। 6 महीने? इस बात पर तो वह हैरान होकर रह गई। सरमत भाई बहुत बुरे हैं, आप मुझे बताए बगैर वो अफसरदा होते हुए मुंह फैलाकर बैठ गई। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो फ़ोन बंद करने वाली थी कि वो बोला, ओ हेलो। सरमत सर पकड़कर बैठ गया। रुको तो। उसकी तरफ से जवाब ना पाकर वो माजरत ताना अंदाज में बोला, जी। उसने अफसरदा होते हुए ना चाहकर भी जवाब दिया। यार आता रहूँगा ना। उसको समझाते हुए बोला, नहीं, क्या ज़रूरत है आने की? रही है वहाँ। वो अफसरदगी से बोली। उफ, आखिर क्या बात है? परेशान क्यों हो? वो इससे दरियाफ्त करते हुए सवालिया बोला तो कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद दोबारा बोली, सरमत भाई। उसने अफसरदा होते हुए अश्क बार होकर सारी बात उसे जूं की तुम बयान कर दी, जो सुरैया उससे कह कर गई थी। लो, इसकी बात सुनने के बाद वो हंसा। मसला ही कोई नहीं है, ये तो पगली में समझा पता नहीं क्या हो गया। करनी चाहिए जॉब भाई। तुम कहो तो मैं अंकल से बात करूँ? वो फाइल्स को तरतीब देते हुए उससे बोला। हाँ, नहीं, वो तेजी से बोली, मैं खुद बात करती हूँ, मगर क्या ये ठीक रहेगा? वो सवालिया तौर पर पूछने लगी। हाँ भाई, हर्जी क्या है भला इसमें? वो तसल्ली मेज़ लहजे में बोला। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की जॉब को लेकर परेशान कैसे हो सकती है? वो इस्तफामिया अंदाज में बोला। मगर मैं अकेली कैसे? वो परेशान हुई। ओहो, वो उसकी बात काटते हुए बोला, अलग डिपार्टमेंट में भी तो थी ना। हाँ, लेकिन आप लोगों का साथ तो था ना। वो उदास लहजे में बोली। मुस्कान मेरी प्यारी, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने के लिए जिंद जान अपनी ही काम आती है। अपने भले कितना ही साथ क्यों ना दें, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों में आने वाले चैलेंजेस का सामना खुद ही करना पड़ता है। वो तफहीमी अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर वो गहरी सोच में महव हो गई। एनीवे, ये जोया कब काम आएगी भला? जोया रहने दें उसे। वो बुरे लहजे में बोली। की थी उससे बात, एड्रेस दे दिया एक जगह का कि मैं वहाँ जाकर पता करूँ। हाँ तो फिर? वो सवालिया बोला। अब मैं अकेली कैसे? उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी, जिस पे वो सर पकड़कर बैठ गया। तो इसमें क्या तकलीफ है? वो गुस्से से बोला। क्यों नहीं जा सकती तुम्हारे साथ? जो आपको है वही तकलीफ इसको है। वो हंसी, मगर फिर ज़रा संजीदगी से बोली, ट्रेनिंग सेशन और प्रैक्टिस चल रही है उसकी, क्या करूँ मैं? आप लाहौर चले गए? उसकी आवाज़ भरा सी गई। वो प्रैक्टिस में बिजी। मुझे तो आप लोगों ने अकेला ही छोड़ दिया ना। अब की बार उसने दिल बर्दाश्ता होते हुए फ़ोन नहीं काट दिया। मुस्कान, ऐसी बात नहीं। मुस्कान, वो बोलता रह गया, मगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने अपनी ऐनक को उतार कर एक साइड पर रखा और अपनी सूजी हुई आंखें मलने लगा। ऑफिस में मौजूद हर कोई अपने काम में मसरूफ था सिवाय शकील के। अपना काम शुरू करने से पहले उसे तंग करना रोज़े अव्वल से ही उसका मामूल था। वो इसका जिगरी यार था, जिसकी वजह से वो उसकी इस दिल फेंक तबीयत और गैर संजीदगी का तकरीबन आदी हो चुका था। अपने ऑफिस में कुर्सी पे टेक लगाए बैठा वो फाइल्स का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। फिर ज़रा आगे को झुका, अब कि उसकी उंगलियां लैपटॉप पे चलने लगी थी। दरवाज़ा बिना दस्तक दिए ही खुला तो उसने सर उठाकर ऊपर देखा। अगर तुम कहो तो मैं फ़ीमेल्स की इंटरव्यू ले लूँ? शकील हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए शौक मजाजी से सवालिया बोला। शकील सुधर जाओ तुम। वो ज़रा ज़ोर देकर बोला। आदत से मजबूर हो तुम, कसम से। लो बरा, क्या बुरा कह दिया? कसम से तुम में तो लगता है फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में कहते हुए बोला। टाइम वेस्ट ना करो मेरा, जाओ ये फाइल्स ले जाओ, बैलेंस करवा इन्हें। उसने अपने पास पड़ी फाइल की जानिब इशारा किया। फारिग ना बैठने देना तुम, उसने ज़रा सा मुंह बनाकर कहा। फारिग बैठोगे तो ऐसी ही फारिग बातें सोचोगे, सो तुम्हारे लिए ज़रूरी है मसरूफ़ होना। उसने हंस कर कहा तो उसने मज़ीद मुंह बनाया। फाइल हाथ में ली और यहाँ से ये जा वो जा। उसके जाते ही पास पड़े फ़ोन पर रिंग हुई, जिसे उसने रिसीव किया। वो मशीनों की
2 मशीनों की ज़रूरत है यहाँ, होटल में कुछ काम रुका हुआ है। दूसरी जानब से जवाद बोला, वो कंपनी के 3rd फ्लोर पे होटल की तमीर का सारा काम देख रहा था। मजदूर तमीर में मसरूफ़ थे और वो इन्हें साथ साथ गाइड कर रहा था। जी मैं ऑर्डर कर देता हूँ। उसने फ़ोन रखा और इंटरकॉम पे मशीनरी का ऑर्डर दिया। घर के सहन में चारपाई पे बैठी दोनों किसी खास मौजू पे गुफ्तगू कर रही थी। दोपहर का वक्त था, तभी सुबह उसके लिए किचन में चाय पानी का बंदोबस्त करने चली गई, वरना तो वो ऐसी बेतकल्लुफ़ औरत थी कि जब आती खाना खाए बिना नहीं जाती थी। अब बुरा मत मानना, तुम्हारी दोनों बेटियों का हुलिया कुछ बेहतर ही है, लेकिन ये सब इसे समझाओ, खुद पे तो तवज्जो दे। अब यहाँ रिश्ता तो हो ही गया है, लेकिन तुम तो जानती हो आजकल के मर्दों को कैसी बीवियाँ चाहिए। वो मैंने खेज अंदाज में सवालिया बोली। हम बस सकीना बेफिक्र रहो, मेरी सबा के नसीब बहुत जल्द चमक जाएंगे। वो मुस्तकबिल के लिए खुशाइन थी। मगर सुनो आपा, हाजरा आपा कह रही थी जहेज ज़रा आला किस्म का दें, ख़ानदान वालों के सामने इज्जत का सवाल है ना। सकीना आपा पान मुंह में डालते हुए ज़रा शातिर अंदाज में बोली। बेफिक्र हो सकीना, घर भर दूंगी उनका सामान से। वो मुस्कुराते मुस्कुराते चंद दमों के लिए संजीदा होगी। शायद सोच रही थी कि जेज आएगा कहाँ से। क्या हुआ आपा, किस सोच में पड़ गई? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मुश्किल ही मुस्कुराई। मैं तो आपा शादी पे 10 किलो मिठाई, 10,000 नकद और 1 जोड़ा ज़रूर लूँगी। उसने अपनी डिमांड बताते हुए पान मुंह में डाला। हाँ भाई क्यों नहीं। सुरैया ने उसका चेहरा बगौर देखा और किसी गहरी सोच में पड़ गई। उसने पानदान में पान का थूक उगला और दोबारा से पान खाने लगी। अरे आपा क्या सोचने लगी? उसने अपनी आंखें चिपकाकर उसे देखा। नहीं कुछ नहीं, मैं जानती हूँ आपा कि तुम क्यों परेशान हो। देखो बहन, किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ता है ना, और ये लोग तो हैं बिनहायत शरीफ बाइखलाक और ख़ानदानी। उसकी बात सुनकर वो दोबारा से गहरी सोच में महव हो गई। मैं जानती हूँ बाबा मेरी खुशी को ही अहमियत देंगे, मगर अम्मी के मुंह से बेटी का लफ्ज़ सुनकर तो एक लम्हे के लिए जैसे दुनिया से रुक गई। मगर क्या सिर्फ ज़रूरतों के लिए ही मैं बेटी हूँ? वो रात की तरीके में स्टडी टेबल पे अपनी डायरी रख के सारी बातें लिख रही थी। न जाने सुबह क्या होगा। कल पहली दफ़ा मैं अकेली दुनिया का मुकाबला करने निकलूंगी। सरमद भाई और जोया, बहुत मिस करूंगी मैं आप दोनों को। आप लोग ना होते तो न जाने मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ पाती या नहीं। वो आ भरते हुए लैंप की रोशनी में टेबल पे डायरी रखे हुए कुर्सी पे बैठी थी। वो अपना हाले दिल लिखते हुए काफ़ी अबदीदा थी। आंसू उसकी आंखों से टिप टिप बह रहे थे। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, आज मेरी अम्मी की शिद्दत से याद आ रही है। दिल की बातें न जाने किससे शेयर करूं, किससे। मगर मेरी डायरी तो मुझे हमेशा वो आंचल देना जहां मैं अपने सारे गम बांट सकूं। वो आंसुओं को साफ करते हुए डायरी पर सब तहरीर करने के बाद उसे बंद करके उठ खड़ी हुई और सोने के लिए बेड पे आ गई, जहाँ सबा और गुड़िया पहले से ही सो रही थी। अपनी और आबिद साहब की दिन में हुई गुफ्तगू को सोचते हुए वो नीम अंदाज में मुस्कुराई। बाबा प्लीज़ प्लीज़, वो जिद करते हुए उनके पास आकर बैठ गई थी। मगर बेटी, वो धागे में मोती परोते परोते रुक गया। ज़रूरत ही क्या है आखिर जॉब की? उन्होंने आंखों पे लगी ऐनक को ज़रा ऊपर क्यों किया और उसे भगोड़ देखा। बाबा ज़रूरत नहीं है, मगर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तजर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वो सब तो ठीक है, मगर तुम कैसे? इससे पहले कि वो बोलते हो उसने उनकी बात काटी। बाबा पे फिक्र रहिए, आपको तो एतमादी आ जाएगी मुझ में। प्लीज़ मान जाइए ना, आखिर उसकी ज़िद के आगे वो मान ही गए। अच्छा ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। उन्होंने हार को गिरा लगाते हुए तैयारशुदा हारों पे रखा। जी बहुत प्यारा बन गया है ये हार बाबा। हार को देखते हुए उसकी आंखों में गहरी चमक थी। सिल्वर मोतियों में हल्के गुलाबी रंग की अमेजिश थी जो हार को बेइंतहा खूबसूरत बना गए थे। हाँ ये लो, ये तुम रख लो। उन्होंने हार उठाकर उसे दिया। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उसने हार पकड़कर वापस रखना चाहा, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती हार इसे थमा दिया। नहीं रखो, तुम्हें अच्छा लगा ना? जी बाबा वो तो ठीक है, मगर कुछ नहीं, रखो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। उन्होंने उसे दुआई कलमात से नवाजा। शुक्रिया बाबा। उसने हार को देखा और उन पर सदके वारी गई। प्यारे बाबा, आप सारे जहाँ से अच्छे हैं, आप सा कोई नहीं। अपने और उनके माबीन होने वाली गुफ्तगू को सोचकर वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपने गले में हार पहनकर उसको हाथ लगाया और उनके लम्स को महसूस करते हुए आंखें बंद करके सो गई। वो हस्बे मामूल बिना उसकी इजाज़त लिए उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। वो कुर्सी पे टांग रख कर बैठे हुए बोला, अरमान क्या हो रहा है भाई? उसका लहजा शरारत भरा था। उसने उसे घूर कर देखा और वो फ़ौरन सीधा होकर बैठा। वो समझ गया कि उसे उसके बैठने का अंदाज़ बुरा लगा। अच्छा बताओ ना, हुआ क्या है? आग बगोला क्यों हो? होना क्या है? वो ज़रा तीखे लहजे में बोला। उफ, हुआ क्या है आखिर? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? वो उसे मज़ीद तंग करने की कोशिश करते हुए उसके पास पड़े बिस्किट खाने लगा, जिस पे उसने दोबारा घूर कर इसे देखा। तुम तो जानते हो ये कैंडी मेरी फेवरेट है। वो मज़े से बिस्किट खा रहा था। एक भी ढंग का बंदा नहीं है यहाँ, टाइम ही वेस्ट किया आज इंटरव्यू लेके। वो गुस्से से बोला। ब्रेक के बाद बेफिक्र रहो, क्या पता कोई ढंग का बंदा बल्कि बंदी मिल ही जाए। उसने हंसते हुए उसको रिलैक्स करना चाहा। मुझे नहीं लगता, वो कंधों को उचकाते हुए बोला और फिर पास पड़े फ़ोन पर कॉल मिलाते हुए रिसेप्शनिस्ट को
ब्रेक के बाद इंटरव्यू लेने से मना किया। ओए मना क्यों कर रहा है, बस मेरा दिमाग ख़राब कर दिया लोगों ने, न जाने कराची के लोगों को क्या हो गया, इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद कॉमन सेंस ही नहीं। मैंने पूछा आपके सामने वाली दीवार का रंग वाइट है तो पीछे वाली का रंग क्या होगा। हाँ तो वो मुस्कुराते हुए उसकी बात का इंतजार करने लगा था। पता है, उसका तजस्सुस बढ़ाते हुए वो रुका। जवाब मिला सॉरी और पीछे मुड़कर रंग की तस्दीक करने लगा। इस कदर पुअर ऑब्जर्वेशन है लोगों की। उसकी बात पे शकील खिलखिलाकर हंसा। तुमने तो हद की है, तुमने तो हद की मगर उसने भी हद कर दी। जबकि अरमान उसकी हंसी को देखते हुए धीमा सा मुस्कुराया और फाइल का बगौर मुशाहिदा करने लगा। पता नहीं ये यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को क्या सिखाकर डिग्री देते हैं। कोई और सवाल कर लेते, तुम भी ना खामखा कॉमन सेंस के चक्कर में पड़े हुए हो। वो खिसियानी हंसा। बेटा बाद में ऐसे एम्प्लॉय को रख कर रोने से अच्छा है अभी तुम्हारी ये हंसी बर्दाश्त कर लूँ। वैसे भी मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी सोच से बढ़कर सोचता हो। वो तफहीमी अंदाज में बोला। तुम्हारी सोच से बढ़कर तो फिर तुम्हारी बीवी सोचेगी मेरे दोस्त। ऐसा करो लड़की ढूंढो और शादी रचाओ। वो आंख मारते हुए शरारती अंदाज में से बोला। फिलहाल तो तुम जाकर जवाद भाई को ढूंढो। वो फर्स्ट फ्लोर के लेबर डिपार्टमेंट से मीटिंग के लिए पॉइंट नोट करो। उसने उसे एक लंबा चौड़ा काम दिया तो वो मुंह बनाते हुए वहां से चल दिया। वो बाहर निकला तो उसका पहला ध्यान ही उस पर पड़ा जो सर पे काले रंग का स्कार्फ और हाथ में नीली फाइल लिए आगे बढ़ते हुए रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी। एक्सक्यूज मी, काउंटर पे मौजूद लड़की ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर कंप्यूटर पे अपना काम करने लगी। जी मिस मुस्कान इज हियर। इंटरव्यू कब तक होगा मैम, उसने इंतहाई अदब से सवाल किया। सॉरी मैम, आज इंटरव्यू नहीं हो सकेगा, उसने अपनी पेशावराना मुस्कुराहट से जवाब दिया। मगर क्यों, उसने रोनी सूरत बनाकर पूछा। शकील ने उसे तरस खाकर देखा। उसने चाहा कि वो आगे बढ़कर उसे बात करे, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ता रिसेप्शनिस्ट ने उसे जवाब दिया तो वो आगे बढ़ता बढ़ता रुक गया। इनफैक्ट सर बिजी हैं ज़रा, उसने इतना ही कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जबकि वो खामोशी से उसकी बात सुनते ही वहाँ से चली आई। 3 घंटे इंतज़ार करते करते उसकी टांगें और कमर थक चुकी थी। एक लंबी कतार का इंटरव्यू हो गया था, लेकिन उसकी बारी आने से पहले इंटरव्यू के लिए साफ और वाज़ेह अल्फाज में जवाब दे दिया गया। उम्मीद की किरण इस तरह बुझेगी उसे अंदाज़ा नहीं था। कुछ हाथ ही बैठा दिया करो तुम, वो गुड़िया को बातें सुनाने में मसरूफ़ थी। जब देखो कॉलेज से आते ही फ़ोन के पास बैठ जाती हो या फिर टीवी या रसाला। वो गुस्सा करते हुए आटा गूंद रही थी। अम्मी, वो जिद होते हुए बोली, मुझसे नहीं होते ये काम। उसका नखरा अरूज पे था। और प्लीज़ मुझे डांटा ना करें, प्लीज़ मुझे डांटा करें मगर ज़रा प्यार से। उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराई। अच्छा जाकर ज़रा दाल को बिगाड़ लगा दो, वो ज़रा नरमी से हुक्मिया अंदाज में बोली। अभी कल ही मैनीक्योर किया है, पता नहीं मुझे क्यों किचन में भेज देती हैं। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए उठी। दाल बनाना ज़रूरी था, मेरी बात सुनो तुम। इस तक उसकी बात वाज़ेह पहुंच चुकी थी। ना शुक्री करने की ज़रूरत नहीं आई समझ उसके चेहरे के बदलते जाविये देखकर वो उसके सामने से तेज़ी से हट गई और किचन में चली गई। हालात ऐसे ही हैं कि दाल पक जाए तो बड़ी बात, और यहाँ इन सबको नखरे आते हैं। वो गुड़िया के जाने के बाद बड़बड़ाते हुए खुद से उलझने लगी। वो दरवाजे से दाखिल हुई तो उसने अपना लेजा खुशगवार किया। आगे मेरी बच्ची, उसने आटे को डब्बे में डाला। गुड़िया पानी लाओ बहन के लिए, बैठ जाओ। उसने कुर्सी को घसीट कर उसके सामने किया। थोड़ी देर में गुड़िया पानी का गिलास लेकर आ गई। शुक्रिया गुड़िया, उसने उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा। उसके चेहरे पे पसीना देखकर वो पेडिस्टल फैन उसके लिए घसीट लाई। उस स्कार्फ ढीला कर लो आप भी, उसने इतना कहा और किचन की तरफ बढ़ी। मिली कोई नौकरी वह जल्दी मतलब की बात पर आई। गोया उसकी तरफ से तफ्तीश का मरहला शुरू हुआ। वो पानी का गिलास मुंह को लगाने ही वाली थी कि उसकी बात सुनकर रुक सी गई। नहीं, लेकिन अल्फाज उसके हलक में फांस के। कल एक और जगह जाऊंगी, उसने गहरी सांस भरते हुए कहा। अभी पंखे की आवाज़ से उसका पसीना खुश नहीं हुआ था कि उसकी बातों से उसका सांस खुश्क होने लगा। तो आज क्या हुआ, उसने त्योरी चढ़ाई। इंटरव्यू नहीं हुआ, वो थके थके लहजे में बोली। इससे पहले कि वो मजीद कोई सवाल करती वो उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। लो भला ये क्या बात हुई, इंटरव्यू नहीं हुआ? वो नाक सुखेड़ते हुए बोली। साफ क्यों नहीं कहती कि नौकरी नहीं करनी? वो अपने कमरे में तेजी से दाखिल हुई। बैग एक साइड पे फेंका और स्कार्फ को खींचकर गुस्से से उतारा। क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? वो खुद को कोसते हुए अश्क बार हुई। अम्मी की मुझसे नरमी सिर्फ मतलब ही के लिए क्यों? वो आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए अंदर ही अंदर घुट रही थी। खुद को लाख समझाने के बाद वो खुद को पुरसकून कर पाई थी। उसने खुद को फ्रेश किया, ज़ोहर की नमाज अदा की और कुछ देर के लिए सोगी। गुड़िया दोपहर के खाने के लिए उसे बुलाने आई मगर उसे थका हारा सोया देकर वापस चली गई। गुड़िया, सबा और सुरैया घर के दूसरे कमरे में शादी के लिए जहेज के सामान की लिस्ट तैयार कर रही थी, इसलिए इनमें से कोई उसे जगाने नहीं आया। करीब 5 बजे के करीब उसकी आंख खुली। नींद अभी भी आंखों में समाई थी और जिस्म अभी भी थकन से चूर था, लेकिन नमाज को बुलावा था सो उसे उठना ही पड़ा। असर की नमाज के बाद वो किचन में आई, फ्रिज में पड़े चावलों को निकाला और उन्हें बिना गर्म किए ही खाने लगी। आज तो पहला दिन था कोशिश का और मेरी आज ही बस होगी, आगे क्या होगा? एक अजीब खौफ ने उसे आ घेरा था।
फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसने ग्लास में पानी डाला और घटाघट पी गई। पेट भरा तो घर की छत पे आ गई। उसके पुरसुकून होने के लिए घर की छत पे मौजूद परिंदे ही काफ़ी थे। ज़िंदगी को महज गुजारना ही नहीं बल्कि जीना भी ज़रूरी है। मगर कितने अजीब लोग हैं ना, ज़िंदगी गुजारते गुजारते यही सोचते हैं कि जी रहे हैं। अम्मी को भी शायद ऐसा ही लगता है। मैं तो जीना चाहती हूँ, कई अरमान है मेरे दिल में। पता नहीं अम्मी कब समझेंगी मुझे। मैं तो उनकी मोहब्बत में जीना चाहती हूँ, मगर वो सिर्फ मतलब के लिए ही मुझसे बात करती हैं। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए अपने परिंदों को बाजरा डालने के बाद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी वो खुद से बातें कर रही थी। उसने अपनी नीली चिड़िया को हाथ में लिया जो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। उसने उसकी टांग को भगोड़ देखा जिस पे लगा जख्म अब मुंतमिल हो चुका था। शुक्र है तुम ठीक हो गई हो। वो उसके नरम मखमली चेहरे को अपने गालों के साथ लगाते हुए खुशी से बोली, क्योंकि एक ही वो जगह थी जहाँ उसके चेहरे पर असली मुस्कुराहट नमूदार हुआ करती थी। पस मंजर। पस मंज़र। मुस्कान की मां की वफ़ात के बाद आबिद साहब ने मुस्कान की खातिर अपनी दूर की रिश्तेदार सुरैया से शादी की, जो बेवा और एक बेटी की मां थी जिसकी उम्र 10 साल के करीब थी। आबिद साहब ने तो उसकी बेटी सबा को सगी बेटी की तरफ प्यार दिया, मगर सुरैया मुस्कान के लिए उस तेलेपन का लेबल हटा ना सकी। लाहौर में मौजूद हवेली को मुलाजमों के हवाले करके और क्वार्टरों को किराए पे देकर सुरैया ने लाहौर से कराची शिफ्ट होने की ज़िद की, जिसे चारों ने चार आबिद साहब को मानना ही पड़ा। मुस्कान के लिए सब बहुत मुश्किल था। लाहौर में उसकी माँ की यादें थी जिन्हें छोड़कर आना उसके बस में नहीं था। भले ही वो तब 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ को खो देने के बाद वो अपने बाबा से दूर नहीं रह सकती थी। क्वार्टरों से आने वाले किरायों से ही उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा पूरा होता रहा और कुछ स्कॉलरशिप से वो अपना MBA का ख्वाब पूरा कर सकी, मगर फिर भी उसका एक ख्वाब अधूरा था और वो था माँ की मोहब्बत का ख्वाब। जो ही वो घर में दाखिल हुए तो हर तरफ सन्नाटा था। कितनी बेरौनकी है ना घर में। घर के अंदर दाखिल होते हुए हसन साहब बोले, आ गए पापा आप? सना मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आके बोली। हाँ। उन्होंने अपनी टाई ढीली की और थके थके लहजे में जवाब देते हुए सोफे पे मौजूद हुए। कहाँ है सब? उन्होंने घर के चारों तरफ में देखा। ऊपर ही हैं दोनों। अभी उन्हीं से बात कर रही थी कि दोनों जानी दुश्मनों की तरह लड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। लीजिए आगे, उसकी तरफ से कह कर बुलंद हुआ। ओहो, आराम से उनकी झड़प से वो खुद में सिमट कर रह गए। लीजिए होगी रौनक, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए, आप इन दोनों की सुनिए। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से किचन में चली गई। ताया जान, ये शोखा मुझे मेरे नोट्स वापस नहीं कर रहा। हया ने मुँह फैलाते हुए उसकी शिकायत की। कभी लैपटॉप और अब नोट्स, आखिर कब बड़े हो गए तुम दोनों? ताया जान, उसने रोने वाले अंदाज में कहा। बस उनकी यही एक कमज़ोरी थी। अभी वो ठीक तरह से रो ही नहीं पाई थी कि उनका कलेजा मुँह को आ गया। वो अपनी बेटियों को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। शामिर, उन्होंने तंबीह निगाह उस पर डाली। वापस करो हया के नोट्स। पापा आप बिना, मैं कॉपी करके दे ही दूंगा। कहा थोड़ी ना जाऊंगा इसके गोल्डन नोट्स। वो हया की तरफ देखते हुए उससे आंखें निकालने लगा। ताया जान वो बच्चों की तरह रोने वाले अंदाज में बोली, देखिए ज़रा कैसे आंखें निकाल रहा है ये मुझे। शामिर, उन्होंने ज़रा सख्ती से उसका नाम लिया। हुक्म साफ और वाज़ेह झलक रहा था। ये लो पकड़ो चुड़ैल, उसने ज़ेरे लब मुँह बसोरते हुए कहा और उसके नोट्स पर मुश्किल ही उसे वापस किए।
क्या वो फट पड़ी थी? उसे चुड़ैल कहना सिर्फ वो ही सुन पाई थी। तया जान इसने मुझे चुड़ैल कहा है, वो शिकायती अंदाज में बोली। मैंने कब कहा? वो झूठ बोलते हुए मुस्कुराया। कहा है इसने। वो अपनी बात पे बस जिद थी। ओहो, उन्होंने हंसते हुए उन दोनों को देखा और सवालिया अंदाज में बोले, कब बड़े हो गए तुम लोग? ये तो कभी बड़ी नहीं होगी, लिख लीजिए पापा। शामिर की बात पे उसने हसन साहब की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा। खैर शामिर, चलो सॉरी बोलो, वो हुक्मिया अंदाज में बोले। पापा उसने एक नज़र उन पर जी छोड़कर डाली तो दूसरी तरफ हया पर जो खड़ी फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सॉरी, वो बमुश्किल ही सॉरी कह पाया था। वो उसकी तरफ देखकर और वो उसके मुंह की तरफ देखकर गुस्से से गुने लगा और वो थी कि मुसलसल फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी। ये मैंने दिल से नहीं कहा, पापा ने फोर्स किया और फोर्सफुली किसी से सॉरी गुलवाने से तुम जीत नहीं सकती, समझी। वो इसके करीब आ गया और ऐसा से उसके कान में बोला, इज़्ज़त में माँ बाप की इजाज़त हो तो मुझे ये नोट्स दे सकती हैं, फ़ोटो कॉपी करवा के अभी और इसी वक्त आपको दे दूंगा। हसद साहब ने उसे खूब गोरा तो उसने बात का जाविया बदला। वो इतनी इज्जत से उससे कैसे बात कर सकता था? वो हैरान थी, लेकिन जिस अंदाज से वो बात कर रहा था उसे हसन साहब के सामने अपने नोट्स चारों ना चार पकड़ाने ही पड़े। अब की शामिर फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। सुबह जॉगिंग पे चलेंगे तुम भी मेरे साथ, ताकि तुम्हारी ये चर्बी खत्म हो। उन्होंने उसकी जिसामत को वाज़े तौर पे टारगेट किया। उसके चेहरे पे फैली मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। हया ने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपनी हंसी को जब्त किया। उससे इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से ही खुद पे जब्त कर पाया था। मोटा कहीं का, आखिर वो भी हया थी, कहाँ कोई हिसाब रखने वाली थी। उसने धीमी आवाज़ में उसे खिताब से नवाजा। खुद तो जैसे कतरीना कैफ होना, उसने भी आहिस्तगी से हिसाब चुकता किया। दोनों को फिर से उलझते देखकर उन्होंने जोर से हंकारा तो दोनों ऐसे मासूम हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साहब बस मंजर। हसन साहब शहर के मशहूर जज थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने कारोबार को वक्त देना शुरू किया। हसन साहब का छोटा भाई मोहसिन शहबाज एक हादसे में चल बसा था। हया उनकी बेटी थी। भाई की वफात के बाद हसन साहब ने हया को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जवाद और सना की पसंद की शादी हुई थी, जिसमें जवाद के चचा चची ने ही शिरकत की थी। सना की जिद के आगे मजबूर होकर हसन साहब को दोनों की शादी इस शर्त पे करवाना पड़ी कि जवाद घर दामाद बनकर रहेगा, क्योंकि जब से उनकी बीवी की वफात हुई थी उसने ही अपने बहन भाइयों को संभाला था, इसलिए वो उसे अपने घर से दूर नहीं करना चाहते थे। जवाद ने उनकी शर्त को पूरे दिल से कबूल किया और यूं उनके घर के फर्द की हैसियत के तौर पे उनके साथ रहने लगा। अरमान और शामिर दोनों भाई तो थे, मगर दोनों की आदत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक बेहद दिल फेंक तो दूसरा मोहब्बत के नाम से ही कोसों दूर भागता था। यही नहीं, दोनों के हुलिये में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शामिर जिसामत के लिहाज से थोड़ा मोटा मगर खूबसूरत था। ये मोटापा उसे अच्छा लगता था, लेकिन हसन साहब उसके दिन ब दिन मोटा होने से तंग थे। जबकि अरमान की शख्सियत किसी हीरो से कम नहीं थी। अगर वो कभी काले रंग का 3 पीस पहन लेता तो पूरे ऑफिस में मौजूद काम करने वाली लड़कियों का तवज्जो का मरकज़ वही होता। लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई ख़ास गर्ज नहीं थी। अगर उसके लिए कुछ खास था तो वो सिर्फ हसन इंटरप्राइजेज़, और वो बस यही चाहता था कि उसकी कंपनी दिन ब दिन तरक्की करे। कैसे अजीब लोग हैं इस दुनिया में भी, समझते हैं कि उनके एक हुक्म पर दुनिया चलेगी। जब चाह बुला लिया और जब चाह कह दिया कि बिजी हैं। वो दोबारा उसी ऑफिस से कॉल आने के बाद सोचने लगी थी जहाँ गुज़श्ता रोज़ वो इंतज़ार करके वापस आ गई थी, मगर आज उसे फिर से उसी ऑफिस से दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। जी तो चाहता है जाऊँ ही ना, मगर जाना तो होगा अम्मी के लिए, घर के लिए। वो काफ़ी अफसरदा थी, मगर फिर भी उसने जॉब पे जाने की तैयारी पकड़ी। वो बस स्टॉप पे आई और बस का इंतज़ार करने लगी। शदीद धूप के बायस गर्मी की शिद्दत से वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। सर पे लिए हिजाब की वजह से उसके बालों में भी पसीना आना शुरू हो गया था। उसने पानी की बोतल बैग में से निकाली और उसे मुँह लगाते हुए पानी का एक घूंट भरा। कुछ ही देर बाद स्टॉप पे पहुंची। काफ़ी धक्कम पेल के बाद आकर उसे गाड़ी में सवार होने की जगह मिल गई। इंटरव्यू के लिए दिए गए वक्त सिर्फ 10 मिनट तक से वहां पहुंची। ऑफिस में दाखिल होते ही वो काउंटर पे खड़ी लड़की के पास आई। एक्सक्यूज़ मी जी। मुस्कुराते हुए रिसेप्शन पे खड़ी लड़की इसकी तरफ देखने लगी और उसे दूसरी मरतबा देख रही थी। सर पे लिए हिजाब को देखकर उसने उसे सरतापा देखा, मगर वो फिर भी पूरे एतमादी से सवालिया बोली, मिस मुस्कान हिजियर, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, तो कब तक होगा इंटरव्यू? जी। उसने कंप्यूटर पे उसकी अपॉइंटमेंट चेक की और फिर दोबारा से बोली, आप ज़रा वेट कीजिए लंच ब्रेक के बाद। लंच ब्रेक? उसने हैरान होते हुए उसी के अल्फाज दोहराए, लेकिन मुझे तो 12 बजे का कहा गया था। लेकिन अब 12:15 हो चुके हैं, नमाज और लंच ब्रेक है, उसके बाद आप बैठिए। वो उसे बैठने के लिए इशारा करते ही अपने काम में मसरूफ़ हो गई और फिर कुछ देर के बाद खुद भी वहाँ से लंच के लिए चली गई। ठीक टाइम पे तो निकली थी। अब रश इतना था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कराची की सड़कों का अल्लाह ही हाफिज़ है। वो उकताहट और बेजारी से खुद के साथ उलझने लगी। वो बैठे बैठे थक चुकी थी कि अचानक उसकी नज़र ऑफिस से निकलते हुए एक आदमी पर पड़ी। वो समझ गई कि ये इंटरव्यू लेने वाला होगा। एक्सक्यूज़ मी सर। उसने एक नज़र रिसेप्शन पर डाली जहाँ कोई नहीं था। भला आखिर उठ खड़े होते हुए उसने उसे बुलाया। लंच ब्रेक थी, सो रिसेप्शन पर कोई नहीं था, इसलिए उसके लिए उससे बात करना बहुत आसान होगा। एक्सक्यूज़ मी सर। वो खासा इजलत में था। जी, मैं 3rd फ्लोर पर आकर सारी सिचुएशन को खुद देखता हूँ। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर। वो ज़रा और हिम्मत करके मज़ीद आगे बढ़ी। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट कोट में वो खासा डिसेंट मालूम हो रहा था।
लेकिन इस वक्त उसे जहर लग रहा था। एक्सक्यूज़ मी, उसने मुकर्रर कहा। भाई जवाद देखिएगा ज़रा इनको। वो इजलत में था इसलिए उसे बिना देखे ही वहाँ से तेज़ी से निकल गया, मगर जवाद को जाता जाता कह गया था कि वो इसका इंटरव्यू ले ले। उसके ऐसे रवैये पे उसे गुस्सा तो आया, मगर वो चुप रही। आखिर क्या सकती थी, ना तो उसके पास कोई ओहदा था और ना ही कोई इख्तियार। जवाद उसके करीब आया। जी कहिए। जवाद ने नीचे से लेकर ऊपर तक उसका जायज़ा लिया। वो सर, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, मगर वो बात करते करते रुक गई। मगर जवाद ने उसकी बात दोहराई। मगर ये कि सर रोज़ रोज़ ऐसा ही होता है यहाँ। वो ज़रा संजीदा लहजे में उसे बोली। वो इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना हंस दिया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आइए वो उसे अपने ऑफिस रूम की तरफ जाने का इशारा करते हुए मुस्कुराया और ख़ुद भी उसके साथ चल दिए। आइए, हैव अ सीट प्लीज़। कुर्सी पे बैठते उसने अपनी सीवी उसके सामने रखी। वो खुद अपनी कुर्सी पे आ मौजूद हुआ। जी कहिए मिस। वो इंतहाई अदब से बोला तो उसने अपना तारुफ करवाया। जी मुस्कान आबिद। जी तो मुस्कान, योर क्वालिफिकेशन? जी MBA। वो पूरा एतमादी से बोली। गुड। उसने उससे सराहा। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? वो कदर गहरी दिलचस्पी लिए हुए सवालिया बोला। एक्चुअली सर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो मिस मुस्कान, इस जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? वो इसे भगोड़ देखते हुए बोला। मैं कुछ समझी नहीं। वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। आई मीन, आर यू अ सिंगल पर्सन हु सपोर्ट योर फैमिली? अब के वो मुस्कुराते हुए गहरे नज़रों से उसका ताक़ुब करने लगा। जी वो उसका लहजे को देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई थी, सो एक ही लफ्ज़ में जवाब दे पाई थी कि जी। वो ज़रा टेक लगाकर बैठा और उसकी रखी गई CV को भगोड़ देखने लगा। सर किस वक्त इंटरव्यू लेंगे? इससे पहले कि वो कुछ और पूछता उसने बात को बदला। सर तो बहुत बिजी हैं, आपने शायद देखा नहीं। उन्होंने तो डायरेक्ट मुझे कह दिया। इसने बात को वजाहत से बयान करते हुए उस पर गहरी निगाह डाली। तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही क्यों जब वो बिजी थे? तो उसके सवाल पे जवाब ने कुछ सोचते हुए इसे गहरी निगाहों से देखा। वाकई बहुत पाबंद है सर। उसके लहजे को देखते हुए नीम अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। जवाबन उसने उसे मैंने खेज निगाहों से देखा, क्योंकि उसकी पुरइसरार मुस्कुराहट का मकसद वो समझ नहीं पा रही थी। तो कैसा लगा आपको हमारा न्यू हाउसिंग प्लान? अपने स्टाफ से बात करते हुए वो बेहद मुतमिन लग रहा था। जी सर, बहुत खूब। होटल के साथ साथ ये भी मुनासिब रहेगा। शकील अपना नज़रिया पेश करते हुए उसे उसके प्रेजेंटेशन पे दाद दे रहा था। इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत जल्द इस पर काम करना शुरू कर देंगे। जी सारे स्टाफ ने शारतन गर्दन हिलाते हुए उसका साथ देने का ऐद किया। बस एक बात याद रखिएगा, अपने क्लाइंट्स के दिल में जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनकी डिमांड को जहन में रखा जाए। पहले अपने क्लाइंट्स के दिल में जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनकी डिमांड्स को जहन में रखा जाए। वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब चीज़ों पर पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। R&D की रिपोर्ट के मुताबिक हम कल से ही इस पर काम शुरू कर देंगे। मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 10 कंपनीज़ में से होगी। उसकी आंखों में अपने कारोबार के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अजीब सी चमक थी। हाउसिंग प्लान के साथ साथ अगर आप में से किसी के पास किसी और प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो हम इस कंपनी में ही बआसानी मैनेज कर सकें तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। इसका मुतहरिकाना मजाज देकर सब ने तालियां जाते हुए उसे पुरुम्मीदी से देखा। उसके मोबाइल पे बेल हुई, जिसे उसने पहली बेल पे ही उठाया और शारतन मीटिंग बर्खास्त करते हुए अपनी जगह से उठा। आज ज़रा टाइम नहीं मेरे पास, बहुत काम करना है अभी। वो काफ़ी थके लहजे में कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते हुए जवाद को फ़ोन पे आगाह कर रहा था। मगर अरमान वो आज ही मिलना चाहती है। उसने एक नज़र उस पर डाली जो उसके सामने बैठी थी और फिर अपनी बात मुकम्मल की। ओह जवाद भाई, आप देख लें प्लीज़, आप जानते तो हैं सब क्राइटेरिया। इंशरा के साथ एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप देख लें। वैसे भी मैंने अगर इंटरव्यू लिया तो 1000 नुक्स नज़र आएंगे मुझे, आप ही देख लीजिए। वो अपनी बात की ही बात पे मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर तक फ्री होकर बात करता हूँ। उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया। मगर सुनो, उफ, वो गहरी सांस लेते हुए बोला। सर कोई मसला तो नहीं? वो इसके जवाब के इंतज़ार में थी, मगर कोई जवाब ना पाकर खुद ही पूछने लगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो फ़ौरन बोला। यू आर सेलेक्टेड, कंग्रेचुलेशंस। आप सेकंड फ्लोर पे चली जाइए ऑफिस नंबर 30 में। मिस इंशरा आपको काम समझा देंगी, मैं इन्हें फ़ोन कर देता हूँ। जी। वो उसके सामने से उठी। मिस मुस्कान, उसने उसे पीछे से पुकारा तो वो जाते जाते रुकी। जी। उसने पलट कर देखा। ये लीजिए। उसने एक चेक पे अपने साइन किया और इसके सामने चेक रखते हुए उसे भगोड़ देखने लगा। वो उसके चेहरे पे क्या तलाश कर रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। नहीं सर, उसने नफ़ी में सर हिलाया। अभी तो मेरा काम भी शुरू नहीं हुआ, मैं ये नहीं ले सकती। अरे रखो, काम आएंगे। वो मुस्कुराया। उसे उसके बेतकल्फ़ी कुछ अजीब सी महसूस हुई थी। उसकी छठी हिस्स उसे वार्न कर रही थी। सॉरी सर, मैं नहीं ले सकती। उसने तेज़ी से वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा।
वो होटल के सेकंड फ्लोर पे इंशरा का ऑफिस ढूंढ रही थी। उसका ऑफिस तो नहीं मिलता, अलबत्ता होटल की खूबसूरती ने उसे होटल के चारों तरफ में घूमने पे उकसाया। कॉरिडोर से घूमते हुए वो टेरेस तक आई। टेरेस से पूरा कराची आसानी देखा जा सकता था। हर छोटी बड़ी बिल्डिंग उसे साफ नज़र आ रही थी। जी एक्सक्यूज़ मी, उसने उसे आते देखा तो आगे बढ़ते हुए बोला। जी उसने मुंह पलट कर उसे देखा। ये तो वही है इंटरव्यू लेने वाला। उसने जैसे खुद से सरगोशी की। क्या हुआ मिस, एनी प्रॉब्लम? वो इसे गहरी सोच में मुब्तला देकर सवालिया अंदाज में बोला। नो 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 प्रॉब्लम। वो गहरी सोच से निकलते हुए फ़ौरन बोली। कैसा लगा आपको हमारा होटल, हमारी सर्विसेज? उसने उसका तासुर जानने की कोशिश की। जी बस ठीक ही है। उसने बुरा सा मुंह बनाया और वहाँ से जाने लगी कि वो बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस, लगता है आप जल्दी में हैं। हाँ तो उसने आबरूज खाकर सवाल किया, जैसे आप कुछ देर पहले जल्दी में थे। इतना कहती वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। क्या मतलब है, समझा नहीं? समझना भी नहीं चाहिए आपको। फिर से तंजिया बोली। देखिए मिस, कोई प्रॉब्लम है तो कहिए। मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे क्यों कहूँ, और वैसे भी मैं क्लाइंट नहीं हूँ, सो डोंट बी रिजर्व। एक मिनट ठहरिए, वो इसकी बात को काटते हुए बोला। अब क्लाइंट नहीं है तो फिर मैं एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी की। फुफातियाना अंदाज में मुस्कुराए। एम्प्लॉय वो चौंका, मगर आज से पहले कभी नहीं देखा आपको। हाँ नहीं देखा, मगर आप देखोगे। उसका रवैया ज़रा गुस्ताखाना था। वो समझ गया कि जवाब ने उसी का इंटरव्यू लिया होगा। या पैसे ले में कैसे बात कर सकती है मेरे साथ? वो चौंक उठा। क्यों, तुम यहाँ के ओनर हो क्या? हो तो क्या, एक मामूली सी एम्प्लॉय ही ना। वो अपने सवाल का जवाब खुद से आगाज़ करते हुए उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि उसे उसकी वजह से बिला वजह इंतज़ार करना पड़ा था। तुम्हें क्या लगा, तुम इंटरव्यू नहीं लोगे तो मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। तुम, उसकी आंखें फैल सी गई। मैं आपको आप क्या कर मुखातिब कर रहा हूँ, और आप हैं कि मैं जो कोई भी हूँ, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के ओनर से तुम्हारी कंप्लेन करूँगी ना तो ये कुर्सी भी जाएगी तुम्हारे हाथ से, जिसका तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। वो बेख्तियार बिना सोचे समझे बोलती चली गई। नाजायज़ फ़ायदा? वो हड़बड़ा सा गया। देखिए आप समझ नहीं रही, उसने तकरार की। मैं तो समझ गई हूँ, मगर शायद तुम्हें समझ नहीं आई कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं और किसका लेते हैं। वो इतना बड़क उठी थी कि उसकी कोई भी बात उसकी स्मादों से टकराने से कासी थी। अच्छे खासे हो, खूबसूरत भी हो, काश समझदार भी होते। उसने उसकी तारीफ जिस अंदाज में की वो मुस्कुराया, मगर उसकी अगली बात सुन के उसकी मुस्कुराहट ज़ायल होगी। काश आप समझदार होते। देखिए मैडम आप, उसने बोलना चाहा। शकील दोनों को दूर से उलझता हुआ देखकर बराबर हंसे जा रहा था और साथ ही साथ अपने मोबाइल पे दोनों की वीडियो बना रहा था। जानते हो तुम्हारी वजह से वो थोड़ा संजीदा है। खैर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बुलाओ इस शख्स का जिसने तुम्हें ये जॉब दी, और तुम हो के करप्शन कर रहे हो। वो शायद उसे बातें सुनाकर खुद को रिलैक्स करना चाहती थी। मामले की नज़ाकत को भांपते हुए शकील जल्दी से आगे बढ़ा। हेलो, वो मुस्कुराकर बोला, मगर उसके लहजे में शरारत वाज़िया थी। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। उसने खुद पर जब्त करते हुए मामले को रफा दफा करना ज़्यादा मुनासिब समझा। जाहिर सी बात है, अब करप्शन के बाद कोई कहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल होता है। तंज गोया किसी तीर में रख कर मारा जा रहा था। करप्शन? वो चौंका और जाते जाते पलटा। देखिए मिस, आप जो कोई भी हैं, देखने में आप भी अच्छी खासी लगती हैं, लेकिन समझदार तो बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ प्लीज़ रिलैक्स। क्या आप बताएंगे कि इंटरव्यू किसने लिया? उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछते हुए उससे तस्दीक करना चाहिए। सर जवाद ने, भला हो उनका। तुम जैसे लोग तो खुद जॉब मिलने के बाद और बड़ी पोस्ट मिलने के बाद बाकी सबको भूल जाते हैं। सीखिए इनसे कुछ। उस बात पर शकील कहकर गाकर हंसा। उफ, आई थिंक आई शुड हैव टू गो नाउ। वो सीख पा होकर खुद से बातें करता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि शकील दोनों की गुफ्तगू से महजूज हो रहा था। अरमान के जाने के बाद वो मुस्कान पर गहरी नज़र डालते हुए मुस्कुराने लगा। उसने उसे खा जाने वाली नज़रों से बुरा, मगर उसकी मुस्कुराहट भी बरकरार थी। उसकी मुस्कुराहट देखते हुए वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपनी राह लेनी चाहिए। खैर हर कोई एक से बढ़कर एक है यहाँ, उसने खुद से कहा, और फिर इंशरा का ऑफिस ढूंढने लगी। ऑफिस नंबर 30। वो ज़ेरे लब खुद से बोली, ये रहा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन। वो अंदर मौजूद लड़की बेहद मसरूफ़ लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते हुए उसे नहाई ताजाना अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम। जवाब भी उसी के अंदाज में दिया गया। आप इंशरा है ना? उसने तस्दीक करना चाहिए। यस इंशरा। मुझे जवाद सर ने बताया था कि आप अब बताया है अभी आपके बारे में। वो साथ साथ अपने काम में बिजी थी। कंप्यूटर की बोर्ड पे चलती उंगलियां रोककर उसने उसे बैठने का इशारा किया। काम तो मैं आपको समझा दूंगी, ये बताएं चाय लेंगी? वो पुरखलूस लहजे में बोली। नहीं शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए खामोशी से बैठ गई। उसने इसे बगौर देखा। लेयर कटिंग उसे बेहद सूट कर रही थी। आंखों के ऊपर लगे लाइनर से उसका चेहरा बेइंतहा पुरकशिश लग रहा था। बेफिक्र होकर बैठो, यहाँ कोई भी मसला हुआ तो इंशरा 24 घंटे हाजिर है। वो बड़े नाज से बेतकल्लुफ़ परी तो मुस्कुरान कदरे तमानियत से मुस्कुरा दी। स्कार्फ खोल लो, बहुत गर्मी है यार। यहाँ कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। टेक इट ईजी। इंशरा ने उसे पुरसुकून होने के लिए कहा और पानी का गिलास उसके सामने रखते हुए फ़ोन उठाया जिस पर मुसलसल बेल हो रही थी। जी ठीक है, भेजती हूँ। वो फ़ोन पर बात करते हुए
उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। इससे पहले वो स्कार्फ खोलती वो फ़ोन रखने के बाद उससे मुखातिब हुई। जी तो मिस मुस्कान, आप जाकर एग्रीमेंट साइन करके आए जॉब की कंफर्मेशन के लिए। कुछ अहम मामलात पर हमारे CEO अरमान सर आपसे बात करना चाहते हैं। वो मुस्कुराते हुए उससे सारी बात से गायर करने लगी। उसने पानी का एक घूंट भरा। ईजी होकर जाएं, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा। तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली आई। ये इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि इंशरा जैसे मुखलिस लोगों को उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया। वो खुश थी कि जिसके साथ उसे काम करना था उसका रवैया उसके साथ दोस्ताना था। वो फर्स्ट फ्लोर पे आई तो CEO का ऑफिस ढूंढने लगी। उसने हर तरफ निगाह दौड़ाई मगर उसे कहीं उसका ऑफिस नजर नहीं आया। वो खरामा खरामा कदम बढ़ाते हुए काउंटर तक आई। CEO का ऑफिस बताएंगे कहाँ है? वो काम करते करते रुकी और नजर उठाकर उसे इशारतन अपने सामने मौजूद 3 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में जाने अपने सामने मौजूद 3 कमरे छोड़कर तीसरे में जाने का कहा। थैंक्स, उसने तशक्कुर मेज़ लहजे में कहा और अपने कदम उस जानिब को बढ़ा लिए। जूं जूं वो कदम आगे बढ़ा रही थी उसकी कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। दरवाजे के बाहर लगी नाम की तख्ती पे लिखा अब उसकी आंखों को नजर आया था। यहाँ से तो वो बाहर आया था इंटरव्यू लेने वाला। उसने खुद कलामी की, मगर वो थोड़ी ना होगा CEO, उसने खुद से तसल्ली मेज़ लहजे में कहा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे अंदर से गंभीर आवाज़ में अंदर आने की इजाज़त दी गई। आ जाइए। जूं ही वो अंदर दाखिल हुई तो उसे अपने सामने पाकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम एनी प्रॉब्लम? इसे यूं चौंकता हुआ देखकर उसने फाइल बंद की और उससे मुखातिब हुआ। उसके ऐसे रद्द-ए-अमल के लिए वो खुद को तैयार कर चुका था, मगर ज़्यादा वो उसके तुम कहने पे चौंका। सर कहाँ हैं? कौन सर? उसके सवाल पे उसने जवाब देने के बजाय सवाल किया। हल्के पीले रंग के स्कार्फ में उसका मासूम चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसे उसने नहायत खूबसूरती से हिजाब की तरह सर पे ओढ़ा हुआ था। वही जिन्होंने मुझे एग्रीमेंट के लिए बुलाया है। और अब प्लीज़ तुम उनसे ना कह देना कुछ। सॉरी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। तुम ही बताओ, तुम्हें बार बार जॉब के लिए चक्कर काटना पड़े और इंतजार करना पड़े तो कैसा लगेगा तुम्हें? यकीनन बुरा लगेगा ना। उसकी बात पे उसने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। इससे पहले कि इससे वो कुछ कहता, जवाद उसके ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। ये फाइल्स चेकआउट होगी अरमान बस ज़रा फाइनल अप्रूवल के लिए साइन कर देना। उसने एक नज़र अरमान पर डाली और दूसरी नज़र मुस्कान पर और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। तो ये है CEO अरमान, वो ज़ेर लब खुद से बोली। ओ ये क्या हो गया? ये तो यहाँ के CEO हैं। CEO ही निकलेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे। वो इसके सामने साकित हालत में खड़ी थी। पर मुश्किल जॉब मिली थी, कहीं इससे हाथ ना धोने पड़ जाएं। जी तो क्या कह रही थी आप? जवाब के जाने के बाद इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और सवाली अंदाज में बोला। जी मैं तो बस ऐसे ही। वो खासी कंफ्यूज हुई। आई एम रियली सॉरी सर, वो शर्मिंदा हुई। नो इट्स ओके, वो मुस्कुराते हुए साफ दिली से बोला। हैव अ सीट प्लीज़। जी वो दिल ही दिल में अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो रही थी। योर गुड नेम प्लीज़। जी मुस्कान। वो हिचकिचाहट वाज़े थी। मुस्कान फ्रॉम। वो मज़ीद बात करने ही लगी थी कि वो बोल पड़ा। आई विल सी योर CV एंड अदर डॉक्यूमेंट। वो मुस्कुराते हुए इससे बोला। और वैसे भी आपको इंटरव्यू के बगैर तो अपॉइंट नहीं किया गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह। वो कंफ्यूज है मगर शर्मिंदा होने और चुप रहने के सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। एनीवे ये साइन कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर उसने फाइल उसके सामने पेश की। जी उसने शर्मिंदा होते हुए फाइल पकड़ी। वो अभी तक अपनी हरकत पे नादिम थी। मिस मुस्कान, इट्स ओके, बस उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आप सब्र तहम्मुल से काम लेंगी। वो कदरे पुरुमीदी से ज़रा जोर देकर बोला तो वो मारे नदामत की गर्दन झुका कर रहेगी। वैसे मुझे तुम भी कहेंगी तो मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन मेरे स्टाफ को ये ज़रूर अजीब लगेगा। वो ज़ोमैनी अंदाज में मुस्कुराया। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वो माजरताना अंदाज में बोली। उसने कदरे तमानियत से उसे देखा। सो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की अरमान दिल की एपिसोड 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे इसकी एपिसोड 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।